लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन यदि कैलकुलेट करना होगा तो कितना मान के चलेंगे? 20 years. 20 years. 28 total. 20 years। ठीक है। यदि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है और पेमेंट फाइन की सजा भी होती है, वो फाइन पे नहीं करता तो कितनी उसको सजा दी जा सकती है एडिशनल? 5 years। 5 years. 5 ईयर की। चलिए पढ़ते हैं। जनरल डिफेंस, जनरल एक्सेप्शन हम लोगों को देखना है। जनरल डिफेंस याद रहता है। जनरल एक्सेप्शन के बारे में चैप्टर 3 इसकी बात करता है, बीएनएस का। आज डिटेल में इसको नहीं देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे उसका, और कल से उसको फिर हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल एक्सेप्शन, जब हमने स्टार्टिंग में सेक्शन 3 पढ़ा था जनरल एक्सप्लेनेशन वाला, उसके अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी बात या कोई भी डेफिनेशन या कोई भी चीज जो इस एक्ट के अंदर लिखी गई है, जब कभी भी हम उसको पढ़ेंगे तो एक चैप्टर, जो चैप्टर 3 है जनरल एक्सेप्शन नाम का, उस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि ये है अपवाद, एक्सेप्शन। पॉसिबल हो सकता है, देखो सामान्य तौर पे रोड पे चलना हमको अलाउड है, लेकिन यदि कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे एंटर ना करिए, तो इसका अर्थ ये है कि हमको उस जगह पे नहीं जाना है। ठीक है, सामान्य तौर पे आप कैसे भी रोड में चल सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी चलाना अलाउड है, लेकिन बोला गया कि हेलमेट पहन के चलाइए, तो आपको हेलमेट पहन के चलाना। हेलमेट पहन के नहीं चलाएंगे तो फाइन लग जाएगा। ठीक है, फिर तो एक्सेप्शन जैसे किसी चीज की छूट, जैसे हमारा नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई राइट टू इक्वेलिटी, सबको एक बराबर अधिकार होने चाहिए। लेकिन वहीं पे सेक्शन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि भाई महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, बनाए भी गए हैं। ठीक है, फिर जनरल लॉ कहता है कि भाई राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। वहीं पे वो इस बात को भी कह रहा है कि भाई आपका जो SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। तो ये सब जनरल एक्सेप्शन। अब उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ के अंदर जनरल एक्सेप्शन, जो आपकी कहीं ना कहीं केस को डिफेंस प्रिपेयर करने में, आपके केस को स्ट्रांग बनाने में, यदि आप डिफेंडेंट हैं किसी पर्टिकुलर केस में या आप एक्यूज्ड हैं किसी पर्टिकुलर केस में, तो उस चीज को स्ट्रांग बनाने में जो चीज वर्क करती है वो होती है जनरल एक्सेप्शन, जनरल डिफेंस। तो यहां पे हम लोग मेन 6-7 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। 7 कैटेगरी में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जनरल एक्सेप्शन के पार्ट को। सबसे पहले आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 14 और 17 में बताया गया है। उसके बाद आता है जुडिशियल एक्ट। जुडिशियल एक्ट जो है वो सेक्शन 15 और 16 में बताए गए, एंड लिखा है, बीच में डैश नहीं लगा है। फिर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जो है सेक्शन 18 में बताया गया है। एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया के बारे में, मेंसरिया यानी कि गिल्टी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, तो उसका जहां पे एब्सेंस हो, ऐसे व्यक्ति जो जिनका दिमाग इस तरीके का नहीं है जो कि एक रेशनल जजमेंट बना सके कि ऐसा एक्ट करने से हमें सजा हो सकती है, ऐसा एक्ट करना कोई ऑफेंस है, तो वहां पे एब्सेंस ऑफ मेंसरिया की बात होती है, जहां पे आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, जहां पे आप गुड फेथ में किसी के लिए काम कर रहे हो। तो सेक्शन 19 से 24 और 30 से 32 इसके बारे में बात करता है। फिर एक्ट डन बाय कंसेंट, यहां पे आप कंसेंट से कुछ एक्ट कमिट करते हैं, तो सेक्शन 25 से 29 उस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर ट्रिफलिंग एक्ट, ट्रिफलिंग एक्ट यानी कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ऐसे एक्ट जो कि बहुत छोटा छोटा हार्म पहुंचा रहे हैं, बहुत एक मेजर हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे आप चल रहे हैं, अब आपने क्या किया,
अपना, मान के चलिए आपके पास एक गमछा है, ठीक है, आप गमछे को आप गले से नीचे उतार रहे थे और वो गमछा किसी पर्सन को टच हो गया। अब उसको टच हो गया तो उसको मान के चलिए कि थोड़ी सी चोट चोट तो इसमें क्या ही लगेगी, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मुझे लग गई। यदि वो इस चीज की कंप्लेंट लिखवाने जाएगा तो वहां पे पुलिस वाला कहेगा कि भाई यदि गमछा आपको टच हो गया तो ये ट्रिपलिंग एक्ट के अंदर सामने वाले व्यक्ति के पास एक्सेप्शन है इस चीज का, बीएनएस के अंदर इस चीज का एक्सेप्शन दिया गया है कि भाई इन छोटे छोटे एक्ट्स के लिए आप केस नहीं लगा सकते, इन छोटे मोटे एक्ट्स के लिए आप केस नहीं बना सकते। फिर प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस काफी डिटेल में बताया गया है। प्राइवेट डिफेंस जहां पे आपको पावर होती है कि आप सामने वाले पर्सन की हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस में, जैसे कोई आपके खिलाफ कोई रेप कमिट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई पर्सन जो है वो एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के जब कोई ऑफेंस कमिट करने की कोई प्रयास करता है तो ऐसी और भी कुछ ऑफेंसेस हैं, मिसचीफ बाय फायर, तो ये सब एक्ट्स कोई कमिट करने की कोशिश करता है तो ऐसी कंडीशन में आप सामने वाले पर्सन की डेथ भी कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट डिफेंस में आप उतनी चोट पहुंचा सकते हैं सामने वाले पर्सन को जितनी पावर या जितने मैग्नीट्यूड का वो पर्टिकुलर ऑफेंस है, यानी कि वो ऑफेंस जितना बोझ रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो ऑफेंस जितना हैवी है उतनी आप चोट सामने वाले को पहुंचा सकते हैं। तो ये प्राइवेट डिफेंस होता है। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम लोग समझते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दो भागों में हमने बांट दिया है, एक होता है बाउंड बाय लॉ, एक होता है जस्टिफाइड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ, जैसे मान के चलिए कि एक आर्मी मैन है, सोल्जर है, ये उनके सुपीरियर है, तो इस सुपीरियर ने इनको ऑर्डर किया है कि आप ये जो मॉब है इस पे गोली चला दीजिए। इन्होंने अपने सुपीरियर का कहना माना और इस मॉब पे गोली चला दी। तो यहां पे इनको मर्डर करने के लिए चार्ज नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? कि ही इज बाउंड बाय लॉ, वो लॉ के द्वारा बाउंडेड थे, वो लॉ के द्वारा बाउंड थे उनको ऐसा काम करने के लिए। उन्हें उनके सुपीरियर और सीनियर ने जो है, सुपीरियर ऑफिसर ने उनको ऐसा ऑर्डर दिया था कि आपको ऐसा काम करना है, तब उन्होंने ऐसा काम किया। तो यहां पे उनके खिलाफ मर्डर का ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। जस्टिफाइड बाय लॉ, अब जस्टिफाइड बाय लॉ में देखिए, मान के चलिए एक पर्सन है, ठीक है, इनका नाम ए है, इनका नाम बी है और इनका नाम सी है। अब ए ने बी पे हमला कर दिया, गोली मार दी, ये मर गया, बी मर गया। सी ने इस बात को देख लिया कि यार ए ने गोली मार दी। सी ने क्या किया कि सी ने इसको पकड़ लिया। क्या एक प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है? यस सर, कर सकता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इस पर्सन को पकड़ लिया और पकड़ के ले गया पुलिस स्टेशन, ठीक है, पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गया। अब जब सी जो है वो ए को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाता है और वहां पे वो बताता है कि भाई मैंने इस व्यक्ति को मर्डर करते हुए देखा और जैसे ही इसने मर्डर किया मैंने इसे पकड़ा, पकड़ के मैं आपके सामने लेके आया। वहां जाके पता चलता है कि ये पर्सन तो पुलिस ऑफिसर है। वहां जाके पता चलता है कि ये पर्सन तो पुलिस ऑफिसर है। तो सी का जो एक्ट था, सी का एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है। क्यों? क्योंकि वो इस फैक्ट से अवेयर नहीं था कि ए नाम का पर्सन पुलिसमैन है या पुलिस ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि वो उस पुलिस वाली ड्रेस में है नहीं, वो एक सामान्य ड्रेस में है। और कोई व्यक्ति यदि सामान्य ड्रेस में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि यार वो पुलिस में नहीं है। तो इस कारण से उसने उसको पकड़ के ले गया। तो ऐसे में उसके खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कोई केस नहीं बना सकता, ठीक है। तो वही बात यहां पे बताई गई है। यही एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे ही आपको छूट दी जाएगी।
तो आप इस तरीके से अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कोर्ट के सामने जाके, या इस तरीके से आपको डिफेंसेस यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए गए। अब देखिए जुडिशियल एक्ट में आते हैं। सेक्शन 15 सेक्शन 16 इसके बारे में बात करता है बीएनएस का। अब जुडिशियल एक्ट देखिए, कोर्ट ने कह दिया किसी पर्सन को कि उसको जेल में भेज, ठीक है, जेल में भेज दो, यानी कि 4 दीवार के अंदर बंद कर दो, कन्फाइनमेंट कर दो। तो कोर्ट के खिलाफ कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस नहीं लगा सकता। कोर्ट ने कह दिया किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस सुना दो, मतलब कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दिया, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी किसी पर्सन को, तो यहां पे आप इन जजेस के खिलाफ मर्डर का चार्ज नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर बेंच ने, उस पर्टिकुलर जज ने किसी का मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने डेथ सेंटेंस सुना दिया है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये एक्सेप्शन में आता है। कोई भी ऑर्डर जो कि जुडिशरी देती है, कोर्ट देता है, वो सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इस एक्सेप्शन में आते हैं। उनके खिलाफ आप ऐसे पर्टिकुलर उस चीज के लिए कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं कर सकते। फिर अब ये है हैंगमैन, इसको जल्लाद भी बोलते हैं हिंदी में। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया और कि भाई इनको डेथ सेंटेंस सुना दो मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया है तो अब इन्हें फांसी में चढ़ाना होगा। तो फांसी में ये हैंगमैन जो होता है, जल्लाद जो होता है, ये ले जाके चढ़ाता है फांसी। अब फांसी में किसी पर्सन को चढ़ा दिया गया, तो इस हैंगमैन जो है, ये जो हैंगमैन जो कि जुडिशियल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये पर्सन जो कि जुडिशियल ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, इसके खिलाफ भी किसी तरीके का ऑफेंस नहीं लगाया जा सकता, इसके खिलाफ भी किसी तरीके का केस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कंडीशन क्या है कि जुडिशियल ऑर्डर फॉलो कर रहा हो। ऐसा नहीं कि भाई इसको बोला गया कि आपको किसी को फांसी पे सजाना, मतलब सजाना है बोल रहा हूं, चढ़ाना है, तो ये कहीं भी जाके और किसी भी पर्सन को उठा के फांसी पे चढ़ा दे। नहीं, जुडिशियल ऑर्डर होना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर होना चाहिए, कोर्ट के आदेश होना चाहिए, कोर्ट का निर्णय होना चाहिए कि ऐसा कर दो। कोर्ट ने बोला कि किसी पर्सन को अरेस्ट करके ला लो, तो जब पुलिस वाला जाके किसी को अरेस्ट करके लेके आता है तो वहां जुडिशियल ऑर्डर है। तो ये देखिए। फिर एक्सीडेंट, दो हमने एक्सेप्शंस पढ़ ली, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया और हमारा दूसरा जुडिशियल एक्ट हो गया। अब एक्सीडेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में एक रोड बनाना है। अब वहां पे था जंगल, ठीक है, वहां पे जंगल था और एक पर्सन इसको बोला गया कि आप जो है इन पेड़ों को काटिए, धीरे धीरे पेड़ों को अलग करिए और उसके बाद जो है हम यहाँ पे रोड का निर्माण करेंगे। ये अपना काम कर रहा है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मीन्स है, ठीक है, पेड़ इसी से काटा जा सकता, और भी औजार हैं लेकिन इससे भी काटा जा सकता है। इनने हर जगह पे बोर्ड लगा दिया कि भाई डेंजर ना आइए, नो ट्रेसपासिंग, यहां से ना गुजरिए, यहां से जाएंगे तो आपके मतलब आपको हार्म हो सकता है, बॉडी हार्म हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, इस जगह से ना गुजरिए। तो इसने इस तरीके से अलग अलग जगह पे बोर्ड लगा दिया था। फिर भी ये बच्चा वहां से निकलता है। जब ये बच्चा वहां से निकलता है तो ये जो एक्स था, ये जो कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी इस पर्सन के हाथ से छूट के इसके पैर में लग जाती है या इसको चोट पहुंचा देती है वो कुल्हाड़ी। अब उससे इसको नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, या मान के चलो डेथ ही हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस पर्सन के खिलाफ केस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसका लॉफुल एक्ट था। पहली बात तो उसका एक्ट, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मीन्स, लॉफुल मैनर और प्रॉपर केयर एंड कॉशन और गुड फेथ। हालांकि गुड फेथ के अंदर ही आ जाता है वो बात। तो ये सारी चीजें थी। वो
लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल तरीके से कर रहा था, प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखा हुआ था, ठीक है, लॉफुल मीन्स का इस्तेमाल कर रहा था उस एक्ट को कमिट करने के लिए। अब वहीं पे क्या होता है कि यही पर्सन इस कुल्हाड़ी की जगह एक बॉम्ब लगा देता है पेड़ों को उखाड़ने के लिए, जबकि अलाउड नहीं है, ठीक है, बॉम्ब लगाना अलाउड नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉफुल मीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लॉफुल मैनर में काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी बातें एक्सीडेंट के केस में हमें ध्यान रखनी पड़ती है। फिर आता है एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, जहां पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, जहां पे गिल्टी इंटेंशन नहीं है किसी पर्सन का, उस जगह पे जैसे प्रिवेंटिंग ग्रेटर हार्म, हम किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कोई हार्म कॉज कर देते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान के चलिए कि ये रोड है, ये रोड दो जगह कटती है, यहां पे 100 लोग खड़े, यहां पे एक पर्सन खड़ा, आप कार चला रहे हो, ठीक है, या आपकी कार चल रही है इस तरीके से, आपका ब्रेक फेल हो गया, आपको पता नहीं था, आप मैकेनिक के यहाँ गए थे, मैकेनिक के यहाँ से जब आप निकले तो आपको पता नहीं था कि मैकेनिक ने आपके ब्रेक फेल कर दिए, आपके ब्रेक को जानबूझ के काट दिया है ब्रेक का वायर। अब आप स्पीड में, ठीक, स्पीड में आप चल रहे हैं, गाड़ी अपनी चला रहे हैं। अब आपके सामने दो रोड आती हैं, आप देखते हैं कि एक रोड पे एक व्यक्ति है और दूसरी रोड पे 100 व्यक्ति हैं। तो आपने क्या किया कि उस गाड़ी को जिस जगह पे एक पर्सन खड़ा था उस जगह पे उस गाड़ी को लेके चले गए। तो ये क्या है? ये है कि आप ग्रेटर हार्म को आपने प्रिवेंट किया। जहां पे 100 लोग खड़े थे वहां पे ये हो सकता था कि ज्यादा लोग मर जाएं, यहाँ पे कम व्यक्ति मरेंगे, ठीक। जैसे एक जगह पे एक सोसाइटी है, वहां पे आग लग जाती है, जब वहां पे आग लगती है तो सारे जो घर थे वो रो हाउस थे, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो जब पहले घर पे आग लगी तो यहाँ पे चांसेस थे कि आग जो है सारे घरों पे फैल जाएगी, बहुत ज्यादा आग लग गई थी और काबू नहीं आ रही थी। तो आपने क्या किया, उस घर को गिरा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको इसमें एक्सेप्शन मिल जाएगा कि आप ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए आपने कोई हार्म कॉज किया, किसी को लॉस पहुंचाया, तो ये एक एक्सेप्शन है। फिर एक्ट बाय चिल्ड्रन, एक्ट बाय चिल्ड्रन में सेक्शन 20 जो है वो ये बात कहता है कि 7 साल से कम का जो व्यक्ति है, कम का जो बच्चा है, वो यदि कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसका दिमाग ऐसा माना जाता है कि वो एक रेशनल जजमेंट नहीं बना सकता, वो इस बात को नहीं बता सकता या इस बात को नहीं सोच सकता कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है वो कोई क्राइम है या वो किसी तरीके का ऑफेंस है। जैसे अब एक छोटा बच्चा था, उसको चॉकलेट खानी थी, हमने चॉकलेट नहीं दी, अब उसने 4 साल का बच्चा, 5 साल का, अब उसने कहीं फिल्म में देखा था कि कोई ऐसा करता तो उसे चाकू मार दो, रात में जाके, रात में उठा और उसने चाकू मार दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्शन है, उस बच्चे को ऐसा माना जाता है कि वो एक रेशनल जजमेंट नहीं बना सकता क्या चीजें ऑफेंसेस हैं क्या नहीं, ठीक। उसके बाद बताया गया है कि कोई बच्चा जो कि 7 साल से ज्यादा का है लेकिन 12 साल से कम का है और वो इमैच्योर है अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि उसे चीजों की समझ नहीं है कि क्या चीजें सही होती हैं क्या चीजें गलत होती हैं, वो कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो उसको भी इस एक्सेप्शन में सेक्शन 21 के अंदर एक्सेप्शन दिया गया है कि यदि आप उसकी इमैच्योरिटी को साबित कर देते हैं कोर्ट में तो वो भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर बच जाएगा।
और कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके बाद एक्ट्स बाय अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का पर्सन यदि कोई एक्ट को कमिट करता है, अनसाउंड माइंड यानी जो व्यक्ति पागल है एक तरीके से, लेकिन यहां पे लीगल इंसेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो लीगल इंसेनिटी और मेंटल इंसेनिटी क्या होती है, मेडिकल इंसेनिटी और लीगल इंसेनिटी, इसको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा ये पर्टिकुलर टॉपिक तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कोई पागल व्यक्ति है, अब आपने किसी पागल व्यक्ति को छेड़ दिया, चिढ़ा रहे हैं उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको गुस्सा आ गया तो उसने उठाया पत्थर, आपको मार दिया। उसने जब आपको पत्थर मारा तो ऐसी कंडीशन में उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसको एक्सेप्शन इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर उसके लिए एक्सेप्शन दिया गया कि भाई एक पागल व्यक्ति जो है वो तो वैसे ही अपने रेशनल जजमेंट्स नहीं बना सकता, वो इस बात को नहीं साबित कर सकता, मतलब वो अपने माइंड में इस चीज का जजमेंट नहीं कर सकता कि वो जो काम कर रहा है वो काम सही है या माइंड का पर्सन है। तो फिर ऐसे पर्सन के द्वारा भी यदि कोई एक्ट किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे मेंसरिया नहीं होता, क्रिमिनल इंटेंशन उनका नहीं होता, इसलिए वो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकते। पर आपको इस बात को साबित करना पड़ेगा कि आप जिस समय आप ऑफेंस कमिट कर रहे थे उस दौरान आप अनसाउंड माइंड में थे। उसके बाद एक्ट बाय एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। कोई व्यक्ति नशे में यदि कोई एक्ट करता है तो दो चीजें इसमें आती हैं, एक तो आपने खुद से नशा किया हो या फिर आपको किसी ने नशा करवाया हो, दो चीजें। जहां पे आपको कोई व्यक्ति जानबूझ के नशा करवाता है, जहां पे आपकी कंसेंट भी नहीं थी और बहुत ज्यादा नशा करवा देता है और फिर कोई आप ऑफेंस कमिट करते तो आप पूरे तरीके से बच जाएंगे, लेकिन आपको इस बात को साबित करना पड़ेगा। देखिए जनरल डिफेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पर्सन के ऊपर ही रहता है, डिफेंडेंट या जिसको एक्यूज्ड बनाया गया उसके ऊपर रहता है। और जहां पे वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन, जहां पे आपने खुद शराब पी रखी, बहुत ज्यादा एक्सेस में पी ली, तो वहां पे ये माना जाता है कि एटलीस्ट आपका भले ही इंटेंशन नहीं था, आपका भले ही क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था किसी ऑफेंस को करने का, लेकिन आपको नॉलेज था कि ऐसा एक्ट करने पे ऐसा हो सकता है या ऐसा एक्ट करना एक अपराध है। तो ऐसा माना जाता है कि जहां पे वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन होती है, जहां पे आप खुद से अपने आप को इंटॉक्सिकेट करते हैं, चाहे शराब से, ड्रग से, किसी भी चीज से, तो वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में स्वेच्छा से जब आप अपने आप को इंटॉक्सिकेट करते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि आपका वहां पे इंटेंशन था, सॉरी आपका वहां पे नॉलेज था, भले ही इंटेंशन ना हो लेकिन आपको इस बात का नॉलेज था कि आप उस एक्ट को कमिट करने पे क्या हो सकता है, आपके द्वारा जब उस एक्ट को कमिट किया जाएगा तो वो एक ऑफेंस है, इस बात का आपको नॉलेज था, ऐसा कोर्ट मान के चलता है। सेक्शन 30 इमरजेंसी एक्ट विदाउट कंसेंट। सेक्शन 30 बात करता है इमरजेंसी एक्ट विदाउट कंसेंट। एक व्यक्ति आया, ठीक है, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ था और एकदम उसको हॉस्पिटल लाया जाता है और ना उसके पेरेंट्स हैं पास में, ना उसका कोई गार्जियन है, ना उसके भाई बंधु दोस्त, कोई भी नहीं था। उसे सीधे हॉस्पिटल लेके आया गया किसी अननोन पर्सन के द्वारा और तुरंत उसका इलाज करवाया गया या डॉक्टर ने गुड फेथ में उसका इलाज कर दिया, उसकी कंसेंट नहीं थी, उसने बोला भी नहीं था कि मेरा इलाज करो, वो तो ऐसी स्थिति में था कि बस यदि उसका थोड़ा बहुत इलाज नहीं करे तो मर जाएगा। तो डॉक्टर ने बिना किसी की कंसेंट लिए उसका इलाज कर दिया। उसका जब डॉक्टर ने इलाज किया तो वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई। तो यहां पे डॉक्टर का कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं था, यहां पे मेंसरिया का एब्सेंस था, तो ऐसी कंडीशन में उसे डिफेंस मिल जाएगा। तो ऐसे इमरजेंसी एक्ट जो कि बिना कंसेंट के भी कर दिए जाते हैं तो वहां पे डिफेंस रहता है। अब कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। एक पेशेंट हमारे यहाँ, अब उस पेशेंट को मैं डॉक्टर हूं मान के चलो, मैंने उस पेशेंट को बताया कि आपकी, उसने पूछा कि सर मेरी हालत कैसी है, ठीक होने के चांसेस है कि नहीं है। हमने बताया कि यार देखिए हालत तो आपकी उतनी अच्छी नहीं,
प्रेजेंट कंडीशन में आपकी हालत उतनी अच्छी नहीं है और हम ये नहीं कह सकते कि आप प्रॉपर तरीके से ठीक होंगे या नहीं। हम अपना बेस्ट देंगे, पर हो भी सकता है कि आपकी डेथ हो जाए। लेकिन हमने गुड फेथ में ये बात उनको बताई, तो उनको अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे मैं उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं उनकी डेथ के लिए लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने गुड फेथ में उस बात को कम्युनिकेट किया था। फिर कंपल्शन एंड इमीडिएट थ्रेट्स। देखो, ये जो जितने भी आप डिफेंस यहाँ पे जब कोर्ट में साबित करते हैं ना, जब कोर्ट में देखो, यहाँ पे पढ़ने में थ्योरी बहुत अलग दिखती है। अब आप गुड फेथ को कैसे साबित कर सकते हो कि कोई भी बात आपने जो बोली वो प्रॉपर केयर या कॉशन में थी, या वहां पे आपका बैड इंटेंशन नहीं था, आपने गुड फेथ में ही उस काम को किया था, है ना? इस बात को कैसे साबित करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि एक डॉक्टर, एक पेशेंट है। डॉक्टर इस बात को जानता है कि इसको थोड़ा हार्ट की गड़बड़ी है, फिर भी डॉक्टर जो है सामान्य तौर पे एक जनरल बात जो मैंने बताया था आपको कि एक हम गुड फेथ में ही हमने कम्युनिकेशन किया। तो गुड फेथ में हमने कम्युनिकेशन किया उस पेशेंट से, उसको अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई। अब बाद में यदि इस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से इस बात को साबित कर दिया जाए कि ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर को, इनका जिस पर्सन की डेथ हो गई उसका एक दुश्मन था, डॉक्टर उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था। कैमरे में ये दिख रहा है कि वो रेगुलरली यहाँ पे आके उससे मिल रहा है, इनका आपस में कोई जमीन का विवाद भी था। जो व्यक्ति मर गया है और ये जो डॉक्टर का दोस्त है, इनका आपस में कोई जमीन का विवाद भी था। और वो व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि यदि इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को पहले भी 2-3 बार हार्ट अटैक आ चुका है और इसको थोड़ी सी भी टेंशन दो तो इसका बीपी हाई होता है और इसे अटैक आ जाता है। और वो बार बार डॉक्टर से आके मिलता है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती है कि भाई आप उसको ऐसा बोलना, आप उसको ये बातें बोलना ताकि वो टेंशन में आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से इस बात को साबित किया जा सकता है कि कम्युनिकेशन गुड फेथ में नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं। पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर केस में डिफरेंट सिचुएशन, हर केस में लगभग डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। बहुत कम केस होते हैं जहां पे कुछ ना कुछ बात ऐसी हो ही जाती है जो थोड़ी सी पिछले वाले से डिफरेंट होती है। सेम लाइन के केस जरूर हो सकते हैं, तो आपको अलग अलग चीजों से, अलग अलग तरीकों से उसको साबित करना होता है। इसके बाद आता है कंपल्शन एंड इमीडिएट थ्रेट्स। कंपल्शन एंड इमीडिएट थ्रेट, जहां पे किसी पर्सन को हम कंपेल कर रहे हैं, किसी पर्सन को हम कंपेल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बार बार कि आप इस एक्ट को करो, या हमने किसी पर्सन के सिर पे बंदूक रख दी, बोला जाके मर्डर करो। ठीक है, 3 लोग खड़े हैं मान के चलो, ये ए, ये बी, ये सी। हमने, ये गुंडा खड़ा है, इसने इसको पिस्टल दिखाई, बोला कि इसको मारो। ये एक और गुंडा खड़ा है, और यदि तुम नहीं मारोगे तो, ये इस पर्सन की बच्ची थी, तो बोलता है कि हम इसको मार देंगे, यदि तुमने उसे नहीं मारा तो हम इसको मार देंगे। तो अब क्या हो गया कि इस पर्सन ने मजबूरी में आके इसको शूट कर दिया। ये क्या है, यहां पे उसका मेंस रिया नहीं था, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, यहां पे उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। या ऐसा मान के चलो कि हमने चलो इस चीज को, ये तो एक्सेप्शन में आ जाता है मर्डर, इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक पर्सन को लेके गए, जैसे मान के चलो मेरा घर है, मेरे घर पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये गुंडे लोग आते हैं 2-3, वो सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई इस घर को खोलो, ताला लगा हुआ था, इस घर का ताला खोलो। तो उसने कंपल्शन में आके इस एक्ट को कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। अब एक्ट्स डन बाय कंसेंट, जहां पे विथ कंसेंट आप कोई एक्ट कमिट करते हो, जैसे सबसे पहला आता है सेक्शन 25 वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया की बात करता है। टॉट्स के अंदर हमने इस एक्सेप्शन को पढ़ रखा है। ये इस बात को बताता है कि जैसे मान के चलिए कि
ये ए नाम का पर्सन है और ये बी नाम का पर्सन है। आपने गेम सुना होगा फेंस या फेंसिंग। फेंसिंग वो गेम होता है जब आपने देखा होगा कि पूरा वो एस्ट्रोनॉट जैसी ड्रेस पहनते हैं और एक तलवार अपने हाथ में रखते हैं और वो सिर पे मारना होता है, ठीक है, वो एक गेम होता है फेंसिंग वाला। जब इसको सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा कैसा होता है वो। तो अब फेंसिंग का गेम चल रहा था। दो लोग कंसेंट कर जाते हैं, ठीक है। अब दो व्यक्ति कंसेंट कर जाते हैं फेंसिंग खेलने के लिए और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चोट लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो आ जाता है कि भाई आप जो सामने वाला पर्सन जो है उसकी कंसेंट थी इस एक्ट को करने के लिए। जैसे यूएफसी आप लोगों ने देखा होगा, यूएफसी में या डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इन सब में क्या होता है, इन सब में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। क्रिकेट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है कि यदि आपकी डेथ हो जाती तो इसके लिए कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे यदि इंजरी से आपकी डेथ हो जाती है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यही होता है जहां पे आपकी कंसेंट थी। फिर एक्ट डन फॉर समवन्स बेनिफिट इन गुड फेथ, नो ऑफेंस। जहां पे हम कोई, वही डॉक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया और उससे डॉक्टर ने फॉर्म फिलअप करवाया और बोला कि चलिए अब हम आपकी सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। अब उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में डॉक्टर लायबल नहीं होगा क्योंकि गुड फेथ में डॉक्टर काम कर रहा है। दूसरा कि जहां पे कोई बच्चा है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके जो गार्जियन है वो कंसेंट देते हैं उसके एवज में, और गुड फेथ में कोई काम वो करता है डॉक्टर, तो ऐसे में भी उसकी डेथ हो गई तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा। फिर आता है कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। फियर या मिसकंसेप्शन में यदि कोई कंसेंट दे देता है तो ऐसी कंडीशन में भी ये एक्सेप्शन लागू हो जाते हैं। फिर इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस, कि जहां पे आपकी कंसेंट देना अपने आप में कोई एक ऑफेंस होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एक पर्सन ने मिसकैरिएज करवाना चाहता है, ठीक, लड़की, और लड़की कंसेंट दे रही है उस चीज के लिए, मिसकैरिएज करवाने की कंसेंट दे रही है, तो यहां पे कंसेंट देना भी अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है। और वो डॉक्टर यदि ऐसी कंसेंट में मिसकैरिएज कर देता है तो वो लायबल हो जाएगा उस ऑफेंस के लिए। भले ही वो बच्चे की डेथ के लिए लायबल नहीं होगा लेकिन ऑफेंस के लिए वो लायबल होगा। अब ट्रिफलिंग एक्ट। ट्रिफलिंग एक्ट जैसे हमने किसी का 1 रुपए ले लिया, रखा हुआ था, हमें लगा हमारा 1 रुपए लेके आ गए, उसने केस लगा दिया 1 रुपए के लिए, तो पुलिस केस लिखेगी नहीं, पुलिस वाले खुद ही 10 रुपए देके उसे लौटा देंगे। हमने किसी के यहां माचिस की एक तीली चोरी करके ला ली, मैच स्टिक चोरी करके ला लिया, हमने किसी के घर से पानी की एक बूंद चुरा के ला ली, अब वो हमारे खिलाफ केस लगा रहा कोर्ट में। हमने किसी घर से एक तुलसी की पत्ती चोरी करके ला ली, अब वो हमारे खिलाफ केस लगा रहा, तो कोर्ट या जो ये है पुलिस खुद ही ऐसा केस लिखती नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और एंड में आता है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी होता है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यानी जहां पे आपकी बॉडी पे आपको शारीरिक कोई चोट पहुंचाना चाह रहा है, हार्म पहुंचाना चाह रहा है, और उस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने आप को डिफेंड करते हैं। आप सामने वाले को भी इंजरी पहुंचा रहे हैं लेकिन अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है प्राइवेट डिफेंस। तो ये सारी चीजें जो है इतना ही जनरल एक्सेप्शन के अंदर बताया गया है, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कल से। और कुछ क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जिनको आपको लिखना है, इनके आंसर आप लिख के बताएंगे हमें, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, इफ अ कोर्ट हैज सेंटेंस्ड अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड, वही जहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो जाती है और फाइन होता है, फाइन नहीं पे करता तो कितना उसको
रहेगा। इस आंसर को लिखेंगे तो आप इस आंसर को लिखते टाइम पहले उस सेक्शन को मेंशन करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा सम बना के और बता देंगे कि आप उसे कितनी, जनरली ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। यहां पे देखिए 2 सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। पहला जहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट करने की बात बताई गई है, और दूसरा आपको मेंशन करना पड़ेगा डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट वाला। फिर सॉलिटरी पेमेंट क्या हो, केस लॉज मेंशन करके और इसको बता देना है। फिर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का आंसर चाह रहा हूं कि कहीं से बिना कॉपी करे, मतलब जो हमारी स्लाइड है जो पिछली क्लास पढ़ाए थे जहां पे ये कम्युनिटी सर्विस बताया था, उसको जरूर देखिए, उसको समझिए और आंसर थोड़ा अपने मन से लिखिए कि क्या कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट जो ऐड किया गया है उससे एक्यूज्ड को अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, खुद को सुधारने का मौका दिया जाता है कि नहीं। आपके क्या इसमें विचार हैं, उसको थोड़ा लिखिए। पनिशमेंट को भी एक्सप्लेन करिए, केस लॉज हो तो उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 1-2 मेंशन कर दीजिएगा। फिर बीएनएस के अंदर पनिशमेंट के क्या काइंड्स हैं, और डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट में ऐसे, जो कि लगभग 3 पेज का होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर लगभग 3 पेज का आपका हो। 2.5 से 3, मतलब 2.5 से 3 पेज का, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन है, बड़े ज्यादा मार्क्स के लिए आता है। 2 पेज में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सारी चीजें वो कवर कर जाए। इसमें बता दीजिएगा कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें सजा दी गई है, डेथ पेनल्टी। पनिशमेंट में बताया गया है उस सेक्शन को मेंशन कर दीजिए। केस लॉज बता दीजिएगा। मिटिगेटिंग एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस यदि कुछ एक बता पाए वो बता दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इस आंसर को फ्रेम कर दिया। कई बार ये ऐसे जो पेपर होता है हमारा, इंग्लिश का जो पेपर होता है लैंग्वेज वाला, उसमें ऐसे के रूप में भी आ जाता है, निबंध ही आ जाता है पूरा का पूरा। तो उस तरीके से उसको आंसर को फ्रेम करना है। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना अभी ये डिटेल में पढ़ना तो बचा ही है।